ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद रूस के रुख से अब दुनिया में क्या एटमी जंग का खतरा बढ़ गया है। कल अमेरिका ने ईरान के अंदर नटान्स, फोर्डो और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हमला किया था। आज उसके कुछ ही घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्री रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा तो की ही, इसे अनप्रोवोक्ड अग्रेशन भी बताया और कहा कि पूरी दुनिया ईरान के लोगों के साथ खड़ी हुई है। पर यह कोऑपरेशन किस तरीके का होगा? क्या एक तरफ जहां अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, उसी तरह क्या अब इस जंग का हिस्सा रूस भी बनेगा ईरान के साथ मिलकर के? इसके बारे में लिखते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि कई देश तो ईरान को सीधे सीधे अपने परमाणु हथियार मुहैया कराने के लिए भी तैयार हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेदवेदेव रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें खुद पुतिन का दाहिना हाथ माना जाता है। इसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आगे ले जाते हुए पुतिन ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के पीएम नेतन्याहू और यूएई और ईरान के राष्ट्रपति से भी फोन पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर बात की। लेकिन जहां एक तरफ रशिया और ईरान एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की तरफ भी इशारा किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी कि मीगा। और इसी ट्वीट को लेकर अब पूरी दुनिया में भारी हलचल। इधर ईरान ने इजराइल में तेल अवीव, यरूशलेम और एशडोड में ताबड़तोड़ 15 से ज्यादा मिसाइलें मारी और इजराइल ने भी जवाबी एक्शन में ईरान के करज, तेहरान और अलग अलग शहरों में स्ट्राइक की। अब तक की शायद सबसे बड़ी एक साथ स्ट्राइक ईरान के अंदर आज इजराइल ने की है। और यहां तक कि जिस न्यूक्लियर साइट पर कल अमेरिका ने हमला किया था, एक बार फिर से इजराइल ने भी आज वहां मिसाइल दागे। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 6 एयर बेसिस पर एक साथ आज हमला किया, जिसमें ईरान के 15 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं। इनमें F-14, F-5 और रिफ्यूलिंग प्लेन भी शामिल हैं, यानी कि एक गहरा आघात किया है ईरान के ऊपर एक बार फिर से इजराइल ने। इसके अलावा इजराइल के हमले में कई ईरानी हेलीकॉप्टर्स की भी तबाही की खबर है। ऐसे में अड़ी के सवाल आज बिल्कुल सीधे, क्या ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध तय है? और क्या व्लादिमीर पुतिन अपना परमाणु बम ईरान को देंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या मतलब है जब वो कहते हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी कि मीगा? क्या वो खामेनेई को मारकर ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना चाह रहे हैं? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर DK पांडे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, महेश सचदेव, पूर्व राजदूत हमारे साथ है, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रोफेसर सिंह, आपसे शुरुआत करूंगी। क्या अब ये तय माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना खुद खामनेई ही होंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी ट्वीट में क्या कहा है? उन्होंने कहा है मेक ईरान ग्रेट अगेन। में सीधे सीधे सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेक ईरान ग्रेट अगेन, कैसे वो बनाएंगे ईरान को ग्रेट? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को कहने का अपना तरीका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी जानते हैं कि अगर खामेनेई हटे या सत्ता परिवर्तन हुआ तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। और अगर यूएस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो जो मागा मूवमेंट है वो उसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये कहते थे कि हम पीस करने आए हैं। और यूएस लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से अपने आप को करना नहीं चाहता। तो फिर क्या ये सिर्फ पॉस्चरिंग है? ये बार बार ट्वीट करके कहना कि हम खत्म कर देंगे, मेक ईरान ग्रेट अगेन, सत्ता परिवर्तन नहीं, करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? ये पॉस्चरिंग है जो ईरान की जनता को ये बताना चाहते हैं कि देखिए अब समय आ गया है कि अब अगर आप मंच पे नहीं आते, हमारे साथ डिस्कस नहीं करते हैं, तब सत्ता परिवर्तन के लिए हम तैयार हैं। और इसी तरीके से इजराइल ने भी उनके जेलों को बॉम्ब किया है कि जो जितने पॉलिटिकल डिसिडेंट्स थे, जितने उनके ऑपोजिशन थे, वो शायद बाहर आ जाएं। तो ये सब देखते हुए ये लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन उनका ध्येय होगा, लेकिन वो ईरानी जनता चाहेगी तो। लेकिन इस समय ईरान में ना कोई मूवमेंट है, ना कोई प्रतिपक्ष है कि वो इसका बेड़ा उठा सके। अमेरिका के चाहने से, इजराइल के चाहने से वहां परिवर्तन नहीं होगा। और शिया इस्लाम में आप देखेंगे पंजा जी, एक शहादत की बहुत बड़ा रोल है। उस शहादत के हिसाब से खामेनेई साहब वहां रूल कर रहे हैं। तो इस समय जो माहौल है, जिस तरह से बॉम्बिंग की जा रही है, जिस तरह से उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा गया है,
ईरानी जनता को एक मानसिक आघात तो पहुंचा ही है और साथ साथ एक जो देश प्रेम की भावना है वो भी बहुत प्रबल हो गई है। तो उन सब चीजों को देख के लग रहा है कि वहां स्वतः सत्ता परिवर्तन तो होने से रहा। हाँ, ये है कि 1-2 साल बाद लेजिटिमेसी जब यहां कम हो जाएगी तो हो सकता है एक मूवमेंट बने और उसमें खामेनेई बदले जाएं, लेकिन फिलहाल इसका कोई मुझे अंदेशा नहीं लग रहा। अंबेसडर सचदेव सर, और जिस सत्ता परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं वो तो खुद ही एक सक्सेशन प्लान अली खामेनेई ने अपना तैयार कर ही दिया। 84 साल के वो हो चुके हैं, यानी कि आज नहीं तो कल एक तरीके से जो कहते हैं हैंडिंग ओवर द रेन्स तो होना ही था। क्या अब एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी कहा कि देखिए आई वांट द पीस लविंग पीपल ऑफ ईरान टू राइज अप। तो एक तरीके से क्या पूरे विश्व में अब यही बार बार कोशिश की जा रही है कि एक दबाव बनाया जाए कि किसी तरीके से पॉपुलर अपराइजिंग हो जाए, और इसकी कोई संभावना आपको दिखाई दे रही है सर? धन्यवाद पद्मजा जी। इसके लिए भविष्य में जाने के लिए पहले भूत में जाना होगा। सत्ता परिवर्तन की बातें मध्य पूर्व में आमतौर पर असफल रही हैं। चाहे वो सद्दाम हुसैन का को निकालना हो, उसकी जगह पर जो आया वो उसके साथ भी अमेरिका को संघर्ष करना पड़ा 2002 से लेकर के आगे तक, और अभी भी वहाँ की परिस्थिति सुधरी नहीं है। अफ़गानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का जो मुहिम चलाई गई उसका नतीजा भी ठीक नहीं रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान एक शिया क्रांति के वजह से देश बना है, इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन वहाँ पर बहु संप्रदाय समाज है। 60% के आसपास शिया हैं, कुर्द हैं, अज़ेरी हैं, और सुन्नी हैं, अरब्स हैं, और भी लोग हैं। तो और दूसरी तरफ जो सैंक्शंस की वजह से ईरान की आर्थिक हालत बहुत खस्ता है। उसी तरह से ईरान की सरकार ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर $100 बिलियन अब तक खर्च किया बताया जाता है, और दूसरी तरफ सीरिया को सपोर्ट किया, लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया। पॉपुलर अपराइजिंग, पॉपुलर डिसकंटेंट है क्या ईरान के अंदर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट दिखाए जाते हैं हिजाब को लेकर के, वहां पर ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ओप्रेसिव रेजिम हो गई है। क्या ग्राउंड पे जिस तरीके से पश्चिमी मीडिया में दिखाया जाता है सच में इतना रेजिस्टेंस है? ये पता करना तो मुश्किल है, क्योंकि जनमत संग्रह नहीं होते वहाँ पर, ओपिनियन पोल्स नहीं होते। लेकिन जिस तरह से महंगाई, बेरोज़गारी और बाकी कष्ट जनता को सहने पड़ रहे हैं, बिजली 7-7 घंटा नहीं आती है ऐसे देश में जिसमें कि हाइड्रोकार्बन्स की कोई कमी नहीं है, तो इन सब का अपनी जगह पर जो है जनता के रोष के रूप में बाहरी होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर क्योंकि मुल्लाओं का शासन समाज के ये राजनीति के सभी तंत्रों पर है और उनमें काफ़ी करप्शन दिखाया जाता है, तो उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसको लेकर के भी जनता में रोष है। लेकिन जिस तरह से इस्लामिक रिपब्लिक, पासदारान, बसीज वगैरह जो लोग हैं उन्होंने दमन किया है पिछले असंतोष का, चाहे वो हिजाब का हो, चाहे पहले महंगाई पेट्रोल के दाम बढ़ाने का हो, पिछले 1 दशक में बहुत दमन हुआ है, तो उसके बाद लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। पर एक सर, हाँ बिल्कुल, और एक तरीके एक विचारधारा ये भी है कि जितना अभी तक असंतोष था भी ईरान के अंदर, एक तरीके से जैसे अमेरिका ने अटैक किया है उसको लेकर के लोग कहीं यूनाइट तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि ये देखा गया है अनप्रोवोक्ड अग्रेशन कि एक पश्चिमी देश जो है आकर के आपके ऊपर अपनी विल थोपने की कोशिश कर रहा है। और अली शमखानी जो हैं, जो बहुत करीबी माने जाते हैं खामेनेई साहब के, उन्होंने आज कहा है इवन इफ न्यूक्लियर साइट्स आर डिस्ट्रॉयड, गेम इजंट ओवर, एनरिच्ड मटेरियल्स, इंडिजिनस नॉलेज, पॉलिटिकल विल रिमेन। यानी कि आपने हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर पांडे सर अगर हमला कर भी दिया है, लेकिन पॉलिटिकल विल यानी कि जो हमारा एक निश्चय है उसको आप डेंट नहीं कर पाए हैं। विद लेजिटिमेट डिफेंस राइट, पॉलिटिकल एंड ऑपरेशनल इनिशिएटिव इज नाउ विद द साइड दैट प्लेज स्मार्ट, अवॉइड्स ब्लाइंड स्ट्राइक्स, सरप्राइजेस विल कंटिन्यू। और इस वक्त सबसे बड़ा जो सस्पेंस बना हुआ है सर वो ये है कि सच में उतना
डैमेज किया भी गया है न्यूक्लियर ठिकानों को जितना अमेरिका कह रहा है? ग्रुप कैप्टन पांडे सर। देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि जितना डैमेज चाहिए था, रिक्वायरमेंट थी, जो प्लान था, उतना नहीं हुआ। अगर पूरा हो गया होता तो दोबारा जो स्ट्राइक हुई वो शायद आज नहीं होती। दूसरी बात जिसका कि बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्या वहां अंतःकलह है कि लोग वहां पर सत्ता परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेंगे? मैं उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि वहां का जो लिटरेसी रेट है वो 90% से ऊपर है, यानी कि लोग वहां पर शिक्षित हैं, जानते हैं कि क्या होगा। और वहां पर जो इंटरनेट इसीलिए बंद किया गया, ये बताता है कि अगर इंटरनेट आदि जो उनके पास जो नेटवर्किंग सुविधाएं हैं अगर दे दी जाएंगी तो निश्चित रूप से जो एलिमेंट्स बाहर एक्टिव हैं कि रिजीम चेंज हो, वो उनको और बल मिलेगा। और साथ में जरूरी है कि ये रिजीम चेंज एक सॉफ्ट पावर का जो है इलाका है। अब वहां हार्ड पावर से, जहां फौजी सैन्य तरीके से आप चाहें रिजीम चेंज हो, तो इतना सहज नहीं होगा, वो बहुत ही टेढ़ी खीर होगी। महत्वपूर्ण ये है कि सॉफ्ट पावर के लिए आप क्या एक्शन लेते हैं। तो पहले जरूरी है कि लोगों के मन मिलें, लोग आपस में एक्सचेंज करें अपने थॉट प्रोसेस। निश्चित रूप से जैसा आपने जिक्र किया हिजाब आदि का वजह से काफी दिक्कतें हुई, वहाँ की जो नॉर्मल लाइफ है वो भी प्रभावित हुई है, क्योंकि सैंक्शन की वजह से बहुत जबरदस्त मार पड़ी है ईरान पर, और इसीलिए वो गलत तरीके से अपना ऑयल चाइना और रशिया जैसे देशों को भेजता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग कैसे सत्ता परिवर्तन करें, वो चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं सकते कैसे कहें। पर बूट्स ऑन द ग्राउंड आपको लगता है कि कभी भी अमेरिका अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी कि अपनी सैन्य शक्ति को ऑन द ग्राउंड उतारेगी? क्या वो एक फाइनल स्टेप हो सकता है? आप मीगा मीगा तो करते रहेंगे, बट एयर स्ट्राइक्स के अलावा आप क्या करेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से देखिए, अभी जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और रादर गल्फ वॉर के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत ज़बरदस्त जो है डायमेंशन शुरू हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण टूल, सबसे प्रभावकारी जो हथियार है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है कि मीगा जैसे जो कॉन्सेप्ट अगर वो बोल रहे हैं मिस्टर ट्रंप, उसका मुख्य उद्देश्य वो जनता को नहीं बोल रहे, वो विश्व को नहीं बोल रहे, वो ईरान के लोगों को बोल रहे हैं कि अब आपको वक्त है कि आप आगे आएँ और कुछ इनिशिएटिव लें। वो सीधे देखिए, कोई राष्ट्र जो है यही नहीं कहता दूसरे को कि आप आइए और सड़कों पर उतरिए और दंगे फसाद करिए। तो यानी कि एक तरीके से लोगों के साथ वो माइंड गेम्स किए जा रहे हैं। ईरान पर सैन्य हमले जो है, लगातार हवाई हमले इजराइल कर रहा है और माइंड गेम्स अमेरिका एक तरीके से खेल रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान में IRGC के ठिकानों पर इजराइल ने आज भी भीषण बमबारी की है। इजरायली सेना लगातार इन ठिकानों को निशाने बना रही है। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और यह भी कहा जा रहा है जनरल सिवाच सर कि फोर्दो, जहां पर कल अमेरिका ने कहा था कि हमने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, आज फिर से फोर्दो पर ही मिसाइल स्ट्राइक एक बार फिर इजराइल ने की है। सवाल है कि क्यों आज भी वहां बमबारी? आपने कहा था कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रहा है, उसको हम डिसेबल कर देंगे। अगर आपने इतना नुकसान पहुंचा ही दिया है, आपने अंडरग्राउंड जो उनकी फैसिलिटीज थी उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो आज भी इजराइल वापस वही जाके स्ट्राइक्स क्यों कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो पद्मा जी, ये सच्चाई है कि ये कहना कि पूरा उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्दो में डिस्ट्रॉय होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जबकि वहां पर कम से कम 7 जो B-2 बॉम्बर गए थे और उसके पास 14 एक प्रकार GBU-57 बम थे, जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बम है, जो कि 60 मीटर अंदर जा सकते हैं, 30,000 वो पाउंड के हैं। तो जो 2 बाय 3 किलोमीटर के इलाके में जहां गए हैं, उसने काफी हानि पहुंचाई हो। क्या इसको बिल्कुल खत्म हो गया होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है ये 90 मीटर अंदर थी और ये सच्चाई है, ये टनल के अंदर थी और दूसरा ये पहाड़ के एक गुफा के साथ थी। तो पूरा डिस्ट्रॉय करना तो कोई भी नहीं कह सकता, मगर ऐसा लगता है ये अनयूजेबल होगी, क्योंकि इसके एंट्री एग्जिट जो है वो धस गए होंगे, कहीं ना कहीं केव इन कर गई होगी। तो इसके बाद मुझे लगता है जो इजराइल ने आज किया है, क्योंकि उसको पता था कि कोई ना कोई एक्टिविटी ये करेंगे, ये कोई ना कोई देखने आएंगे, कुछ होगा वहां पर, तो ऐसे में ये एक अच्छा टारगेट है, दोबारा इसके ऊपर हमला करो। अब जो बात आती, 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं जो ईरान में। देखो सच्चाई यह है कि ईरान में जो अभी 36 साल से एक IRGC और ये अपना जो अयातुल्ला अल खमानी का रूल है, ये सच्चाई, इकोनॉमी आज ईरान की अच्छा नहीं कर रही है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, लोगों में आक्रोश है। मगर यह भी सच्चाई है कि ऐसी कोई भी रजीम लड़ाई के टाइम में चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो एक नेशनल फेरो आ जाता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे एक देश पे हमला हुआ है। तो ये अगर आप सोचे कि रजीम चेंज आप ऐसे कर देंगे, ये नामुमकिन है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने कर भी दी जोर से तो क्या होगा, वहां पर रेडिकल एलिमेंट इससे भी ज्यादा बड़े आ सकते हैं। बिल्कुल, इसका डर बहुत है। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है, जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे तब तक आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। रिजीम चेंज के लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड करने की जरूरत है। क्या इजराइल या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड जाने के लिए तैयार है? वो बिल्कुल नहीं। तो वो मुझे लगता है अगर रिजीम, बिल्कुल सर, और यहां सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो आपने कही है कि क्या अमेरिका के अंदर इसको लेकर के कंसेंसस है कि आप अपने ट्रूप्स अब ईरान के अंदर भेजिए? कतई नहीं। आपको याद होगा कि कई लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं अमेरिका के अंदर कि एस्टैब्लिशमेंट के भीतर ही अब बहुत ज्यादा मतभेद हो गए हैं। तुलसी गैबार्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की, सिचुएशन रूम के अंदर नहीं थी। जो तस्वीरें जारी की गई जहां डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, पीट हेग्सेथ बैठे थे, तुलसी गैबार्ड पूरी तरीके से नदारद थी। लेकिन फोर्डो पर एक बार फिर से मैं फोकस लेकर के आना चाहती हूं, और उसकी भी सैटेलाइट इमेज सामने आई है कि अमेरिका के अटैक से कुछ ही घंटे पहले वहां पर बड़ी सारी ट्रक्स की एक लाइन लगी हुई थी, लोगों की हलचल वहां पर दिखाई दे रही थी। एक ऑनलाइन जो मैगजीन है उसने यहां तक कहा है कि अमेरिका ने पहले से ही ईरान को सूचना दे दी थी ताकि एक पूरा ये एक दिखाया जा सके दुनिया के सामने कि इनका न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय हो चुका है और युद्ध विराम हो जाए। प्रोफेसर सिंह, क्या आपको लगता है सच में इतना इलैबोरेट प्लानिंग की गई थी? देखिए, एक चीज तो सत्य है कि फोर्डो जितना न्यूज में था पिछले 8-9 दिनों से, वहां जितने भी फिसाइल मटेरियल थे वो हटा दिए गए थे। और ये टेस्टिफाई भी करता है राफेल मैनुअल ग्रोसी का, जो वो कहते हैं कि वहां अब कुछ नहीं है। तो वो 60% जो एनरिच यूरेनियम था वो उन्होंने वहां से हटाया है। तो अगर हटा दिया तो इस पर अटैक क्यों किया गया? हाँ, ये एक सिंबॉलिक अटैक इसलिए भी था क्योंकि दुनिया को ये लग रहा था, इजराइल को लग रहा था कि अगर फोर्डो पर अगर अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा तो इसका मतलब वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि हम इसको डिमोलिश करके इनके जो रिप्रोसेसिंग फैसिलिटी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सर, आप क्या कह रहे हैं कि एक तरीके से इजराइल को मनाने के लिए अमेरिका ने पूरा ये एक रचा है एक तरीके से? और क्या सच में ईरान को पहले से पता था कि अपना सामान यहां से हटा दीजिए, अमेरिका अटैक करने वाला है? देखिए, अब तक तो यही बात हो रहा था कि ईरान अटैक कर सकता है। आज से नहीं, करीब 15-20 दिन पहले से जब अमेरिकन सोल्जर्स को वहां से हटाया जा रहे थे, उनके इंटरेस्ट को गल्फ स्टेट से हटाए जा रहे थे, उस समय भी ये अंदेशा था कि यहां पर अटैक हो सकता है। और पहले भी नातांज और इस्फहान में ईरान अटैक कर चुका था। फोर्डो ही एक बच रहा था क्योंकि उनको पता था कि जो एनरिच यूरेनियम है यही भंडारण किया गया होगा और यही वो जगह है जहां से वो हटाया जा सकता है। इसलिए ईरान ने उसको पहले हटा लिया था। उसका क्या कर रहे हैं ये अब तक क्लियर नहीं है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इजराइल को अभी भी ये लगता है कि ईरान पूरी तरह से इनकेपेबल नहीं हुआ है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। तो अब तक उसी दिशा में काम हो रहा है और यही एक स्मॉल विंडो भी है डिप्लोमेसी का, जब वो ऑपरेट करेंगे, जब वो कहेंगे कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, हम फोरगो करने के लिए तैयार हैं, या जो भी शर्तें उनको दी जाएंगी जो पहले दी जा रही थी कि आप किसी भी तरह का एनरिचमेंट नहीं करेंगे अपने इसमें। तो वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसका ईरान पूरा इस्तेमाल करना चाहेगा। और इसीलिए अब्बास अरागची पूरी दुनिया घूम रहे हैं, लोग को कन्विंस कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि हमने मना कब किया था, हम तो बातें कर रहे थे, हमारा संडे को मीटिंग होनी थी, फ्राइडे को आपने अटैक कर दिया। तो ये डिप्लोमेसी का जो स्मॉल विंडो है वो अभी भी खुला है। लेकिन इजराइल ये चाहता है कि किसी की तरह से पूरे वेस्ट एशिया को दिखलाया जाए, खास करके जो अब तक बहुत बड़ी शक्तियां हैं यूएई। सच में ये विंडो अभी भी खुली हुई है? क्योंकि आज की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक और ऐसी तस्वीर आपको दिखा दें हम कि तेहरान को किस तरीके से अभी भी बॉम्ब किया जा रहा है। पूरे तेहरान में आज सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। इजराइल ने एक बार फिर से भीषण एयर स्ट्राइक की है। अगर सच में अमेरिका चाहता था, एम्बेसडर सचदेव, कि किसी भी तरीके से आप वापस बातचीत शुरू करें, टॉक्स वापस शुरू हो जाएं, और हमें ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त ईरान के विदेश मंत्री यूरोप में बैठे हुए थे। वो इसीलिए वहां गए थे ताकि किसी तरीके से समझौता हो जाए, सुलह हो जाए, बातचीत हो जाए। इस बीच इजराइल हमला कर देता है। अगर इजराइल अभी भी बॉम्बिंग कर रहा है, आपके तेहरान में बॉम्बिंग कर रहा है, आपके फोर्डो में बॉम्बिंग कर रहा है, तो किस तरीके की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी भी है?
इस बारे में आशान्वित होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जब किसी देश पर हमला होता है, जैसा आपने खुद कहा कि ईरानी बड़े देशभक्त लोग हैं, कुल मिलाकर के विदेशी छोटा शैतान और बड़ा शैतान मिलकर के उस पर हमला कर रहे हैं और वो उनसे बात करने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हों, ऐसा मेरे हिसाब से डिप्लोमेसी में नहीं माना जाता है। तो सरेंडर की बात ट्रंप साहब पहले भी कह चुके हैं, और ये एक दूसरी तरह से मीगा की जो बात कर रहे हैं वो वही सरेंडर के बाद के मीगा की बात है। तो मुझे इस बारे में तो आपको लगता है कि कोई सरेंडर इस वक्त होने वाला है? ना बातचीत होगी ना सरेंडर होगा। और दूसरी ओर जो क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की अपने लोगों के प्रति, या फिर जो विदेश में उनके पिट्ठू हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती हो, हमास हो, उनके लिए क्या क्रेडिबिलिटी ईरान की गवर्नमेंट की रह जाएगी अगर वो खुद ही घुटने टेक करके और समझौता करने के लिए तैयार होंगे? और समझौता में क्या कहा जाएगा कि आप इनरिचमेंट नहीं कर सकते, उस शर्त पर अमेरिका और इजराइल आमादा हैं, तो और ईरान ये मानने को तैयार नहीं है, तो कोई मिडिल ग्राउंड है भी नहीं जिसके ऊपर समझौता किया जा सके। दूसरी ओर मुझे ये लगता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होने वाला है। ईरान बड़ा देश है, सद्दाम हुसैन के इराक से 3 गुना बड़ा है, अफगानिस्तान से 10 गुना ज़्यादा आबादी है। तो मुझे जो लग रहा है आशंका वो ये है कि बिल्ट अप सिनेरियो ये होगा कि जैसे 91 की लड़ाई के बाद सद्दाम हुसैन को कुवैत से निकाल दिया गया था, लेकिन उसको अपने हालात पे छोड़ दिया गया था और वहाँ पर उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और वो लड़खड़ाता रहा जब तक कि दोबारा 2003 में इराक पर हमला नहीं हुआ। तो उसी तरह से सैंक्शंस पहले से ही लगे हुए हैं। किसी में ये हिम्मत है नहीं कि बूट्स ऑन ग्राउंड डाले, और बूट्स ऑन ग्राउंड डालने के बाद सारा ध्यान उन बूट्स के ऊपर केंद्रित होगा, उनको सुरक्षित करने के लिए। और ईरान के लिए तो वो ईरान के सरकार के लिए या सरकार के समर्थकों के लिए वो एक सिटिंग डक्स हो जाएंगे। और मीगा के चक्कर में कहीं अमेरिका का मागा वाला जो पूरा कैंपेन है वही खतरे में ना पड़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा तो उसकी फिक्र रहेगी कि मीगा तो होता रहेगा, 4 साल बाद मेरे को एक बार फिर से चुनाव लड़ना है, मेरा मागा कैंपेन कहीं खतरे में ना पड़ जाए। जनरल सिवाज। हाँ देखो मुझे एक चीज माननी पड़ेगी, पहले मैं बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर सकता हूँ कि बूट्स ऑन ग्राउंड इसलिए नहीं हो सकते। देखो सच्चाई है, ईरान एक बहुत बड़ा देश है, एक पावरफुल देश है, और आपका बॉर्डर तो मिलता नहीं इजराइल का, 2000 किलोमीटर दूर है, और अमेरिका इतनी दूर इससे बैठा हुआ है, तो कैसे बूट्स ऑन ग्राउंड होगा जब तक आपको कोई या पाकिस्तान जैसा देश कोई बेसिस ना दे, वहां से आप अंदर जा सको। तो ये तो एक सुसाइडल होगा बूट्स ऑन ग्राउंड, इसका तो कोई मतलब नहीं। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं कि क्या एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि अमेरिका आखिर में इजराइल से कहे देखो भाई, हमने इनके ज्यादातर जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर बम मार दिए हैं, हमने उनको ज्यादातर खत्म कर दिया है, अब आप बंद करो, अब ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता, पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है, बंद करो। अब मैं एक ही चीज बताने वाला, देखो पद्मजा एक चीज को समझने की कोशिश करो, अब ईरान को कोई ऑनरेबल एग्जिट देना पड़ेगा। ईरान को भी तो अपनी प्रॉक्सीज को बताना है, अपने अवाम को बताना है, उनके आप ये बोलो उसकी ईगो को हर्ट हुआ है, उसके जो 3 बेस्ट न्यूक्लियर साइट थी उसके ऊपर हमला हुआ है, सारे वर्ल्ड को पता है, आज पूरा देश इकट्ठा खड़ा है, मगर अगर वो पलटवार नहीं करेगा तो उसको ऑनरेबल एग्जिट नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज बताने की कोशिश करता हूं कि बार बार इस चीज को आ रही है कि जो फोर्दो में कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। देखो अगर फोर्दो नहीं होता, मिसाल के तौर पे अगर फोर्दो टारगेट नहीं होता तो फिर अमेरिका को जाने की जरूरत नहीं थी, बाकी तो इजराइल ही कर सकता है, क्योंकि फोर्दो 90 मीटर अंदर था और उसके ऊपर एक ही जो बम कर सकता है GBU-57 वो उड़ाया जा सकता B-2 बम्बर से। B-2 बम्बर अमेरिका के पास ही था, वो इजराइल के पास नहीं था। सर यही तो ग्रुप कैप्टन पांडे कह रहे हैं कि आपने बॉम्ब तो किया पर नुकसान कितना पहुंचाया? क्या ये सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए आपने तो कहते हैं सांकेतिक तौर पर बम तो मार दिए, लेकिन क्या सच में ईरान को उतना नुकसान पहुंचाया जितना दुनिया को बताया जा रहा है?
देखो ऐसा होता है ना, ये जो बम है ये ऊपर से बिल्कुल नजर नहीं आता है। जो बालाकोट में भी हमने मिराज 2000 से किए थे तो वो कहते हैं वहां पर कुछ नहीं हुआ। ये बम जो है पेनिट्रेट करके फटते हैं, इनका नुकसान अंदर होता है। ये जो साइट है ये अगले 2-3 साल के लिए रीयूजेबल नहीं है। ये आप मान के चलो कि इसका इम्पैक्ट बहुत हुआ है। आफ्टर ऑल जो यूरेनियम जो बना जाता है वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। इतने बड़े बम अंदर गले गए हैं 12 के करीब, आप सोचते हैं कि उसको यूज किया जा सकता है। दूसरा एक और पॉइंट पद्मजमा एक मैं बताना चाहूंगा, ये बार बार बताया जा रहा है कि हो सकता है यूरेनियम यहां से पहले ही शिफ्ट कर दिया हो। देखो मोसाद जो 12-13 जून को जब ये अंदर चला गया था उसके बाद कोई नहीं। देखो मोसाद एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने इसके टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, टॉप मिलिट्री कमांडर को मार दिया। इसका मतलब जब ये अंदर घुस गए हैं और तब ये शिफ्ट कर रहा है, वो तो सबसे अच्छा इजी टारगेट है। इजराइल तो उसको कभी भी उड़ा सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि जो हम सोच रहे हैं, आफ्टर ऑल ये सच्चाई है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता है और वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि 60% से अगर इनरिच हो जाता है 90% करने के लिए 2 हफ्ते की जरूरत है और वो 8 से 9 बम बना सकता है। और ईरान तो अभी से कह ही रहा है, अभी से ईरान कह ही रहा है कि आप जितने भी बम मार लीजिए हम वापस रेप्लेनिश कर देंगे, हम वापस ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास रहेगी, हमारे पास और भी साइंटिस्ट हैं और भी टेक्नोलॉजी को आप खत्म नहीं कर सकते। यही मैं बता रहा हूं, ये बात समझने की है। आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया? जब पाकिस्तान जैसा देश या आपका नॉर्थ कोरिया जो कि एक प्रकार से टेक्निकली इतने क्वालिफाइड नहीं, उसकी वजह यह है जब भी ये नजदीक आए हैं कुछ ना कुछ इजराइल ने या तो साइबर वारफेयर या काइनेटिक वार किया। अब जो आप बता रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये 1-2 साल के लिए पीछे हो गए हैं, ये दोबारा बनाएंगे। इनके अंदर काबिलियत और क्षमता है। ईरान को आप हल्के में नहीं लेना। ईरान जिस प्रकार से पलटवार कर रहा है, जिस प्रकार से उसके पास मिसाइल और रॉकेट का भंडार है, जो हमने सोचा था 4-5 दिन के अंदर घुटने टेक देगा, ऐसा नहीं हुआ। ईरान अभी बहुत लंबा लड़ेगा। उसके पास कम से कम 5 से 6 हजार के करीब। जी बिल्कुल, और ये बात इजराइल भी समझ रहा है, इसीलिए बार बार वो ये दावा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल उनका फन कुचल कर ही रुकेंगे। उनके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और लगातार जो अलग अलग उनके सैन्य ठिकाने हैं, आज जो बमबारी की गई है, ऐसा आईडीएफ ने दावा किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बताया जा रहा है कि आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने कई सारे ईरानी सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। जिस तरीके से बम आज मारे जा रहे हैं, ईरान में रेड क्रेसेंट के मुख्यालय पर भी हमला हुआ है और लड़ाकू विमान जो इजराइल के हैं उन्होंने भारी तबाही ईरान के अंदर मचाई है। यहां तक कि इजराइल ने यह तक दावा किया, उन्होंने लिस्ट देकर के, ग्रुप कैप्टन पांडे उन्होंने कहा है बसीज हेडक्वार्टर्स, एल्बोर्स कोर, थार अल्लाह कमांड सेंटर, सैयद अल शुहादा कोर, जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि 6 अलग अलग ऐसे मिलिट्री टारगेट्स हैं, कमांड सेंटर्स हैं जो अब इजराइल दावा कर रहा है हमने ईरान के पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो एयरपोर्ट्स का भी जैसा पहले आपने जिक्र किया, ये वो चीज़ें हैं जो कि उनको सैन्य जो शक्ति है उसको प्रदर्शन करने में मदद करती थी। तो उनको एक तरह से ये सारा आप करके इम्पेयर कर रहे हैं। उनकी जो कैपेसिटी है, मिलिट्री विल है, मिलिट्री कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको आप जैसे डैमेज कर रहे हैं। लेकिन हम सवाल ये उठता है कि ये सब करने के बाद उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? क्या हम इन सबको नेस्तनाबूद करने के बाद शांति ला पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि क्या बातचीत का दरवाजे खुले हैं। कूटनीति में कहा जाता है कि बैकडोर कम्युनिकेशन के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। तो कुछ न कुछ बातचीत जरूर हो रही होगी और उसी का हिस्सा है कि जब ईरानी प्रतिनिधि विदेश मंत्री जो है गए हैं पुतिन के पास और बातचीत किया उन्होंने। देखिए दुनिया में सबसे जरूरी है पोस्टरिंग का, तो पुतिन ने भी कहा कि बहुत गलत हुआ और हम पूरे साथ हैं और आपको हम बॉम्ब भी दे देंगे जो पड़ेगी। तो आपको लग रहा है कि पुतिन एक तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? देखिए उनकी मजबूरी है, लड़ते रहो, आप लड़ते रहो, बॉम्ब हम देने को तैयार है। देखिए बॉम्ब वो देंगे नहीं, कितना भी बोल रहे हैं, लेकिन बॉम्ब नहीं देंगे। पोस्टरिंग है, केवल मात्र एक सूचना है, ये एक पोस्टरिंग है। आप वो बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। देखिए अगर होता, इतने दिनों से ये लड़ाई चल रही है, इतने दिनों से तनाव चल रहा है, ना रशिया आ गया है ना चाइना का आ गया है, सबने जो है उनकी शाब्दिक सेवा की। महत्वपूर्ण यह है कि आगे क्या हो। तो उसका सोल्यूशन जो मेरे आंकलन के हिसाब से है कि आपने पहले जितने भी यूरेनियम इनरिचमेंट के इलाके फैसिलिटी थी सबको नेस्तनाबूद कर दिया।
आपको वहां पर जो ईरान शुरू से कहता रहा है कि हम अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। अगर वो ईरान तैयार होता नहीं था, वो बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, लेकिन जो सॉल्यूशन मुझे नजर आता है, एक टीम बनाए जो कि जिसके साथ आईएए की टीम भी हो, साथ में और भी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि इस पर निगाह रख सकते हैं, वो देखें कि पीसफुल तरीके से काम आगे बढ़ रहा है और रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो पूरी हो। क्योंकि देखिए जरूरत है आज इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें कोई शक नहीं है कि एनर्जी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी और फूड दो ऐसे डायमेंशन है जो कि बहुत पूरे विश्व को जरूरी है। तो एक ऐसा तो क्या एक पूरा सुपरवाइजरी मैकेनिज्म नया कोई बनाने के लिए राजी हो जाएगा ईरान, जिसके चलते उसके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो रहेगी पर वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है, उसको सर्टिफाई किया जाएगा। लेकिन प्रोफेसर सिंह चाहते क्या है, व्लादिमीर पुतिन क्या चाहते हैं? यहां पूरी दुनिया कह रही है कि रुक जाओ, वो कह रहे हैं नहीं हम बम देने को तैयार है, चलो भाई। देखिए व्लादिमीर पुतिन इस समय बंधे हुए इसलिए भी कि ईरान ने बहुत सपोर्ट किया है। इनके जितने कामिकाजी ड्रोन हैं, शाहिद ड्रोन्स हैं, वो ईरान ने इनको बना के दिए और एक दो नहीं हजारों की तादाद में दिए। तो उनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों को दिखाएं, ईरान की जनता को दिखाएं कि वो इस समय ईरान की मदद करने के लिए, इस मुसीबत में मदद करने के लिए तैयार हैं। पर क्या वो सिर्फ आश्वासन देंगे या इसके आगे भी कुछ होगा? सच में वो बम देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उनके पास अपने असले कम हो रहे हैं, वो नॉर्थ कोरिया से खरीद रहे हैं, जो सबसे एक तरह से अछूता देश था, पूरी दुनिया को इसको छूना नहीं चाहती थी, उस देश से वो ले रहे हैं। तो ईरान को वो खुद कहां से देंगे? तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली भी। हाँ, ये वो कर सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहे हैं, जो पोस्चरिंग कर रहे हैं कि हम बम दे देंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से वो बड़े साजो सामान के साथ ईरान की इस समय मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अमेरिका को भी एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप साहब को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर ईरान को इस समय मदद की गई तो अमेरिका भी गुस्सा करेगा। तो इस तरह से पूरा जो परिदृश्य इस समय इमर्ज हो रहा है, ईरान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। ईरान पहले से ही सैंक्शंस थे, ईरान के साथ लोग इंटरैक्ट नहीं करना चाहते थे, तेल नहीं खरीदते थे, इस समय वो और अलग थलग पड़ गया है। लेकिन और जो लोग उसकी मदद की बात भी कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ लिप सर्विस है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। लेकिन रूस की बात हो गई है, पाकिस्तान की बात करना भी बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि इस जंग के अंत में चाहे हो जो भी हो, एम्बेसडर सचदेव, क्या पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है? क्योंकि कल बहुत बड़ी खबर पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी, क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया है ईरान पर हमले करने के लिए? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया है? और इसका खंडन किया है पाकिस्तान ने, लेकिन इसको एक और खबर से जोड़ के देखना चाहिए। एक महीना पहले जनरल आसिम मुनीर गए थे जनरल मोहम्मद बागेरी से मिलने के लिए। उसके 20 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा शख्स जनरल बागेरी, जिसको अभी तक इजराइल नहीं ढूंढ पाया था, उनका असैसिनेशन हो जाता है, फिर ईरान के ऊपर हमला हो जाता है। इससे पहले जनरल मुनीर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। क्या अमेरिका ने खरीद लिया पाकिस्तान को, और क्या पाकिस्तान के लिए अब आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है? सवाल दिलचस्प है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। इस बारे में कोई शक नहीं है कि पिछले हफ्ते ट्रंप साहब का अभूतपूर्व लंच जो आसिम मुनीर के लिए दिया गया था, वो उसने सबकी आंखें बड़ी की हैं। और ये किस वजह से किया गया इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ यही कहा गया कि उन्होंने युद्ध विराम करने में मदद की थी, इसलिए वो उनका धन्यवाद करने के लिए ये लंच कर रहे थे। उसमें मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान ईरान की जो 909 किलोमीटर लंबी सीमा है, उस सीमा को इस्तेमाल करने की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ उस इलाके में आपको लगता है किया, उसका इस्तेमाल किया? मेरे ख्याल से अगर परिस्थितियों की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान और डीप स्टेट अमेरिका का जो है वो वही करेगा जो कि उन्होंने अफगानिस्तान में किया था। ठीक है, तब तो फिर मुजाहिदीन के लिए या तालिबान के लिए जो पाकिस्तान ने दोगला खेल खेला था, CIA
और अमेरिका को भी मदद दी सत्ता पलट करने के लिए अफगानिस्तान में, या सत्ता को बनाए रखने के लिए, और दूसरी तरफ विद्रोहियों को भी मदद करते रहे। बिल्कुल सुग्रुप, उसी तरह से फिर तो ईरान में ऑर्गेनाइजेशन करना ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में कभी ना कभी तो पाकिस्तान की जवाबदेही बनेगी ना, कि आप एक तरफ तो उम्मा की बात करते हैं, वहां जा करके आप अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जाकर के जनरल बघेरी को एक ऐसी स्मार्ट वॉच दी थी जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइसेस थे। मोसाद को पता चला कि भाई जनरल बघेरी एग्जैक्ट लोकेशन उनका पिन पॉइंट किया किसने, जनरल आसिम मुनीर ने। कभी तो उनसे ये सवाल पूछा जाएगा ना। निश्चित रूप से, और ये भी सोशल मीडिया में आ रहा है कि जो लंच किया उसका बिल कौन चुकाएगा। तो ये नो फ्री लंचेस कहते हैं, तो कभी कभी उस लंच का बिल जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शायद कुछ ज्यादा ही देना पड़ जाए, और उनकी वजह पूरे मुल्क को देना पड़ रहा है। और आज जो खबरें आ रही हैं वहाँ पाकिस्तान से कि कराची में और बाकी शहरों में काफ़ी जो है उनके खिलाफ जो है लोगों ने कहा कि आपने जो है मदद कर दी अमेरिका की ईरान के खिलाफ। खैर, जो सामुंगली एयरबेस है उनका, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर के पास में है, अफगानिस्तान से काफ़ी सटा हुआ है, वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि शायद यूएस एयरफोर्स को, देखिए कंफर्म खबरें नहीं है, जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि युद्ध होता है सबसे पहले जो धराशायी होता है वो सत्यता होती है, खबरें होती हैं। तो जो खबरें हैं कि सामुंगली एयरबेस को उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को दे दिया है। साथ में पसनी जो उनका नेवल बेस है वहाँ पर भी अमेरिकी नेवल एलिमेंट्स को अनुमति दे दी है। अब जहाँ तक बात हो रही है एयर स्पेस इस्तेमाल करने की, तो उसकी जो खबरें हैं वो ये है कि जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा कि साउथ ऑफ ईरान से ये जो है स्ट्राइक गई है, बॉम्बर गए हैं, 7 बॉम्बर हैं, 6 नहीं 7 बॉम्बर हैं, जो कि मीडिया में 6 का चल रहा था, लेकिन 7 बॉम्बर गए हैं और 125 जहाज टोटल मिला के पूरे मिशन में रहे। तो जो कुल मिला के बात है कि पाकिस्तान ने उनकी जो मदद की, और घड़ी वाली बात जो कही आप जिसका जिक्र कर रही हैं, निश्चित रूप से उसके पीछे भी लॉजिकल एलिमेंट है कि अगर वो अब तक जो छुपे हुए थे और वो अंदर थे और एकदम से उनका जियो लोकेशन जो है ओपन हो गया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई लिंकिंग है। और सबसे दिलचस्प बात है कि कल पूरे दिन 12 घंटे पाकिस्तान ने ये एक फेक न्यूज चलाने की कोशिश की कि इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल हो गई, इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल हो गई। उनके सारे जितने वो बॉट हैंडल्स हैं वो ये रूमर फैलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ तो दाल में काला है। जनरल सिवाज, क्या डबल क्रॉस कर दिया पाकिस्तान ने ईरान को? बिल्कुल, देखो दो बातें। एक तो आप ये देखें कि जो मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश था जो क्रिटिसाइज कर रहा था इजराइल को जब इजराइल ने ईरान पे वार किया, वो पाकिस्तान था। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना, जिस प्रकार से आसिम मुनीर को बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप से, आप हिस्ट्री देखें कि हरदम जो अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है, एक नो नेटो अलाई है। पाकिस्तान हरदम अमेरिका की मदद करता है। जब अफगानिस्तान के अंदर रशियन आए थे तब वो पाकिस्तान खड़ा था अमेरिका के साथ। तालिबान के साथ दोस्ती थी, मगर जो जॉर्ज बुश ने बोला या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट हैं, वो उनके साथ होगा। फिर वो डबल क्रॉस करता था, जो पैसा लेता था अमेरिका से वो तालिबान को भी देता था। तो पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक गेन के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान की तो फितरत है डबल क्रॉस करने की, पर आज नहीं तो कल वर्ल्ड बैंक से उसको पैसा चाहिए। मेरे को एक मिनट, वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए इसलिए उसको चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल एक्सचेंज टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट पे ना डाले। मुझे लगता है डॉलर के लिए ये बेसिस देगा। अल जवारी, मैं ये बता रहा हूं, अल जवारी को जो मारा गया था, जो अल कायदा का लीडर, उसके जो ड्रोन थे वो पाकिस्तान से उड़े थे। पाकिस्तान बेसिस भी देगा, पाकिस्तान लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नोड भी देगा, पाकिस्तान एयर स्पेस भी देगा। ये बातचीत हो चुकी है और ये आज अभी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान हरदम देता रहा है अमेरिका को, मगर अमेरिका को अभी पाकिस्तान की बहुत बड़ी जरूरत है और पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल गेन के लिए इसकी पूरी मदद करेगा। तो पाकिस्तान तो अपने फायदे के लिए डबल क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्या आज नहीं तो कल उसको इसका खामियाजा भी चुकाना पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल रह जाएगा।